गाइस, मैं विवेक कुमार आप सबका स्वागत कर रहा हूँ पॉइंट पॉइंट अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो था हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से मटेरियल में रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है। कौन सा मटेरियल में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर राइज करने पे, कौन सा मटेरियल टेम्परेचर डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के डिक्रीज करने पे। तो हमने देख चुके थे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेजिस्टेंस इन सर्किट, यानी कि सर्किट में किस तरह से रेजिस्टेंस बिहेव करता है, किस तरह से मतलब कभी आप लोगों ने सुना होगा पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, दो कनेक्शन होते हैं। तो उसमें देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो हम जब सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरह से वेरिएशन आता है। वही हम देखने वाले हैं आज वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में। आज जो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करते हैं तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा कि R इक्वल टू, हम ये पढ़ते हैं हमेशा R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3 R इक्विवेलेंट, हम ये पढ़ते हैं। ये आता कैसे है? अगर ये एक सर्किट दिया हुआ है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, 3 रेजिस्टेंस हो गई। इसकी नाम दे दो R1 R2 एंड R3। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालूं, R इक्विवेलेंट, तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। लेकिन ये आता कैसे है ये भी तो जानना जरूरी है। एक डेरिवेशन से आता है, वही हम देखते हैं कि कैसे आ जाता है। देखिए, इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ से आता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम पैरेलल या फिर सीरीज कुछ भी रेजिस्टेंस के साथ कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक सर्किट है, तो कोई भी एक नॉर्मल सर्किट में भी मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे एक नॉर्मल सर्किट भी मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से कुछ करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मेरा वोल्टेज V। तो ये जो होता है इन दोनों का वेरिएशन होता है। कैसे होता है? तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं पैरेलल की मैं बात करूं तो पैरेलल में हमेशा 2 पॉइंट याद रखना है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है याद रखना है पैरेलल कनेक्शन में हमेशा कि करंट। तो देखिए, किसी भी सर्किट में अगर करंट और वोल्टेज दोनों है यहाँ पे, तो दोनों होंगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो देखिए, अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं, सॉरी पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल में क्या होगा, करंट इज ऑलवेज वेरी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। यानी कि क्या है कि अगर जितना रेजिस्टेंस उसमें लगा होगा, तो मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस R1 और R2। तो हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा जो करंट होगा ना यहाँ पे जाके, यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस पॉइंट तक तो आ ही जाएगा यहाँ से निकल के। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये पहुंचेगा तो यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस लग गया ना। अगर मैं बात करूँ R1 की वैल्यू अगर मैं 2 ओम रखता हूँ और R2 की वैल्यू जो है मेरी वो अगर मैं 4 ओम रखता हूँ, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा? वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितने ओम का रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है सर्किट में, तो वो वहाँ पे जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो I जो है मेरा I इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसमें देखूंगा तो I1 मेरा अलग जाएगा और इसमें I2 अलग जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो I इक्वल टू मेरा हो जाएगा I1 प्लस में I2। इस तरह से हो सकता है जो करंट है मेरा वो वेरी कर जाएगा। वेरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे बट जाएगा अलग अलग रेजिस्टेंस में, और वो डिपेंड करेगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से वो करंट उसमें वेरी करेगा। तो अभी ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आसानी से सबको समझ आ जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वोल्टेज इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट द सर्किट। जो वोल्टेज होगा वो हमेशा सेम होगा। अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट रखता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे मैं वोल्ट देखूं तो मेरा जो करंट जो वोल्टेज आएगा V वो सेम ही आएगा, और वो कितना होगा, मेरा 5 वोल्ट होगा। और यहाँ भी अगर मैं वोल्टेज देखूं तो मेरा वोल्टेज V ही होगा, और यहाँ वोल्टेज कितना होगा, हमेशा 5 वोल्ट ही होगा। तो ये 2 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इसी को हम यूज करते हुए जो 2 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, इसको हमेशा याद रखिएगा
और इसी दो स्टेटमेंट को यूज करते हुए और ओम्स लॉ को यूज करते हुए हम यहाँ पे एक डेरिवेशन देखेंगे जहाँ से हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिलेगा जब हम पैरेलल की बात करते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पैरेलल कनेक्शन को हम पहचानेंगे कैसे। पैरेलल तो है लेकिन कैसे पहचानेंगे। अगर सीरीज और पैरेलल की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि दो कनेक्शन होते हैं, अगर कहीं पे ये सर्किट में बनाओ, और दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिए। अगर मैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये सिंपल से अगर सर्किट में आपको समझ आ गया तो आराम से कहीं भी समझ सकते हैं आप। तो देखिए हमेशा याद रखिए, ये अगर मैं दो रेजिस्टेंस ऐसे लगा दूं, तो रेजिस्टेंस R1 एंड R2, यहाँ पे R1, ये R2, तो ये सीरीज में है या फिर ये सीरीज में या फिर ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा इन पैरेलल, अगर मैं बात करता हूँ इन पैरेलल, हम पहचानने का तरीका क्या है कि इन पैरेलल के केस में हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव से कनेक्ट होगा। मतलब क्या है कि अगर दो रेजिस्टेंस है मेरा, तो हमेशा उसके जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। और देखिए जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं प्लस, ये है मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से ये जाते यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये जाते ये भी पॉजिटिव हो गया, ये सॉरी इधर में नेगेटिव हो गया और इधर में नेगेटिव हो गया। तो देख रहे हो जहाँ पे भी अगर दो टर्मिनल पॉजिटिव और पॉजिटिव में कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, और नेगेटिव में कनेक्शन हो रहा है, तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा, वो दोनों किसमें होंगे कि R1 एंड R2 किसमें है, हमेशा पैरेलल कनेक्शन में। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे पहचानने का तरीका है। दूसरा केस क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सीरीज की मैं बात करता हूँ, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन होता है, हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों सेम बात करते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव कर दूं और ये नेगेटिव कर दूं, तो देखिए क्या यहाँ पे डिफरेंट आता है कि देखिए कि जब भी दो कंपोनेंट के करीब ही इस तरह से कनेक्शन होगा, उन दोनों का दो कंपोनेंट का जो टर्मिनल होंगे उन दोनों का कनेक्शन अगर इस तरह से होता है, तो वो हमेशा दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। देखिए कैसे, इधर से ये पॉजिटिव गया तो यहाँ से ये पॉजिटिव जाएगा, यहाँ से भी अगर इस रेजिस्टेंस को मैं पार कर दूं, करंट इसको जंप करके जाएगा, तो कैसे जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, फिर इधर से इस नेगेटिव टर्मिनल से इधर नेगेटिव करंट आ रहा है, तो नेगेटिव से इधर नेगेटिव आ गया, फिर इधर जंप कर दिया तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये एक और ये एक, देख रहे हैं कहाँ पे कैसे कनेक्शन हो रहा है, इसका पॉजिटिव मिल रहा है और इसका एक नेगेटिव मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मिल रहा होगा इस पॉइंट पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पे मिल रहा है, तो उन दोनों कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे हमेशा कि वो रेजिस्टेंस दोनों किसमें है, तो सीरीज में। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस दोनों किसमें है, तो पैरेलल में। क्यों, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, दोनों का जो कनेक्शन हो रहा है, सीरीज में जो कनेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से जो कनेक्ट है, एक दूसरे से जो कनेक्ट है, यहाँ पे टर्मिनल का कनेक्शन हो रहा है ना, ये एक टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, तो यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैंने क्या बताया कि इन पैरेलल हमेशा हम याद रखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव नेगेटिव होगा, और इन सीरीज की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पहचानने के कुछ तरीके थे कि पैरेलल और सीरीज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि पैरेलल में करंट वेरी करता है, और कैसे वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वैल्यू, जितना उनका रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से उसका करंट की वैल्यू वेरी करेगा। अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में जैसे इसके अपोजिट होता है, पैरेलल में क्या होता है, करंट वेरी करता है बट वोल्टेज सेम रहता है ऑफकोर्स द सर्किट, पूरे सर्किट के दौरान। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं पैरेलल की बात दोबारा से मैं लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर मैं यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ,
और बहुत सारे लगा सकते हैं, कितने भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव, ये क्या है हमारा पैरेलल कनेक्शन। कैसे, तो ये देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव मीटर में ये नेगेटिव, ये तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव इसका, यहाँ का भी पॉजिटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव। तो देख रहे हैं हमेशा नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव का जो कनेक्शन हो रहा है टर्मिनल का, तो हमेशा हमने पीछे अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ कनेक्शन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो हमारे किस में है, तो वो पैरेलल में है। अब देखिए रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें R1 एंड R2 एंड R3 इस तरह से दिया हो अलग अलग रेजिस्टेंस, और कुछ देखिए R इक्विवेलेंट बताओ कि पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है अक्रॉस द होल सर्किट, जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट टोटल वो कितना है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे R इक्विवेलेंट इन पैरेलल में। तो देखिए आता कैसे, जो हमने शुरू में एक फॉर्मूला देखा था R इक्वल 1 में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो हम वो आया कहाँ से, तो देखिए कैसे आएगा पैरेलल हम क्या, हाँ तो हमने क्या देखा था कि पैरेलल में जो होता है करंट वेरी करता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है I इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, हाँ तो अगर मैं यहाँ पे I निकालूँ, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मेरा ये I होगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा I1 यही होगा और I2 अलग हो जाएगा, क्योंकि करंट वेरी करता है इसमें, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं हम। तो ये अगर मैं I इक्विवेलेंट निकालूँ तो I इक्वल टू मेरा टोटल कितना हो जाएगा I1 प्लस में I2 प्लस I3, इस तरह से मेरा हो जाएगा। अगर मैं वोल्टेज की भी बात करूं तो वोल्टेज तो अक्रॉस द सर्किट और होल सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। I इक्वल टू ये हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ से ये निकालूं, जैसे ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने ये देखा था V इक्वल टू IR। तो यहाँ से अगर मैं I निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R, किया जाएगा। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे I की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V अपन R1 प्लस में V अपन R2 प्लस V अपन R2। अब देखिए यहाँ पे मैं V1 V2 एंड V3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे V क्यों लिखा, तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अक्रॉस V, अगर मैं V है V1 हो या फिर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, क्योंकि भी जो वोल्टेज है अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट में वोल्टेज जो होता है हमेशा सेम होता है इन पैरेलल कनेक्शन। हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। आप थोड़ा वीडियो में आप बैक जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं दिखाया था अभी। तो V इक्वल टू V1 प्लस V इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो मैं अगर यहाँ से यही मैं पुट करूँ तो V अपन में R इज इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। ये अगर मैं यहाँ पे ये कॉमन ले लूँ, ये मैं इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, टोटल मेरे क्या आ रहा है इक्विवेलेंट, यही हम फाइंड आउट करें इक्विवेलेंट। मैं यहाँ इक्विवेलेंट भी लिख लूँगा। तो अगर मैं V यहाँ से कॉमन निकाल दूँ तो मेरा क्या बचेगा अंदर, 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 R3, इस हिसाब से हमारा ये बच जाएगा। अब यहाँ पे V अपन में R है, स्टेप देखते हैं। V अपन, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं V यहाँ से इधर लेके जाऊँ तो मेरा क्या बचेगा, 1 अपन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू V डिवाइडेड बाई V, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा R1 प्लस 1 अपन में R2 प्लस 1 अपन R3। तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा R
1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हम हमेशा याद रखेंगे। अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं 1/R n का मतलब कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 रेजिस्टेंस को लेके यहाँ पे कंसीडर किया है तो 3 ही रेजिस्टेंस होगा हमेशा पैरेलल कनेक्शन में, नहीं, कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे आता है। तो ये डेरिवेशन होता है इसका। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है, किस तरह से उसमें करंट और वोल्टेज का वेरिएशन होता है। आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ से ये डेरिवेशन होता है इसका, ये फॉर्मूला निकालते हैं जब। अब देखते हैं सीरीज में कैसे होता है। सीरीज हम पढ़ रहे हैं देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कैसे होता है तो हमें देखना है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि हम पहला कनेक्शन में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे 2 पॉइंट रिमेम्बर रखने के लिए बोला था। तो इस तरह से इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। तो पहले हम सर्किट देख लेते हैं किस तरह से सर्किट होता है इसका। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, या तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको ऐसे साइन में बना सकते हैं हम। यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, ये प्लस और ये नेगेटिव। तो देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है, R3 हो गया। तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वोल्टेज सोर्स ये V। तो देखिए कभी भी जो कनेक्शन हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। तीनों जो रेजिस्टेंस है वो अगर किसी से सर्किट में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। कैसे? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से ये नेगेटिव आ गया। अब देखिए ये जो पॉजिटिव है इधर जाके ये तो पॉजिटिव हो गया ना, इधर जाके ये कैसा हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो रहा है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे आके इसके साथ क्या होगा, नेगेटिव आ गया, यहाँ से ये घूम फिर के यहाँ नेगेटिव आ रहा है, फिर ये इधर से जा रहा है तो इधर से ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देखें सीरीज का जो कनेक्शन हो रहा है किस तरह से हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ से। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमेशा सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली है। क्या? तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, तो हम ध्यान क्या रखेंगे यहाँ पे नोट पॉइंट पे, अगर मैं ये हम बोलेंगे कि सीरीज कनेक्शन में ये चीजें ध्यान रखनी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे की किस तरह से डेरिवेशन होता है, किस तरह से हम फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए हमेशा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करंट जो होगा वोल्टेज वेरी करेगा, यानी कि क्या है कि वोल्टेज यहाँ पे V1 हो जाएगा और यहाँ पे V2 हो जाएगा और यहाँ पे V3 हो जाएगा, लेकिन I हमेशा सेम होगा, हमेशा याद रखिए I जो होगा हमेशा सेम होगा इस पूरे सर्किट में। तो मैं अगर यहाँ पे I1, I2 और I3 अगर ऐसे भी लिख सकते हैं तो I इक्वल टू मेरा हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल, यहाँ पे I1, I2 एंड I3 भी लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो अगर मुझे करंट निकालना हो
करंट तो सेम ही रहेगा। अगर थ्रू आउट द वोल्टेज निकालना हो तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकता हूँ मैं। तो ओम्स लॉ क्या अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, ओम्स लॉ अगर मैं लगाऊँ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता चला कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो V की जगह मैं IR लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं IR लिखूंगा, और यहाँ पे I1 R1 प्लस I2 N R2, यहाँ पे I3 N R3, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे IR इक्वल टू, अगर मैं I1 I2 सबको I लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे, क्योंकि सबकी वैल्यू तो सेम ही है, तो मैं सिंपल I भी तो लिख सकता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं I को इधर भेज दूँ तो I डिवाइडेड बाई I हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में रह जाएगा R1 R2 एंड R3। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, R इक्वल ये लिख देंगे, तो I से I कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला की भी बात करूँ तो R इक्विवेलेंट, अगर मैं सीरीज की भी बात करूँ तो जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इसमें हम ऐड भी क्या कर सकते हैं, तो प्लस RN। इसका मतलब क्या है कि जो ही नहीं है कि सिर्फ तीन ही रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो, कितने भी रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कितने भी रेजिस्टेंस जो है अनगिनत इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितने भी हो सकते हैं उन सबके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज में। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। और अगर हमारा रेजिस्टेंस निकल जाता है तो फिर हम दोबारा से यही फॉर्मूला लगा के इस पूरे सर्किट में हम वोल्टेज और करंट भी निकाल सकते हैं। देखिए कभी भी जो न्यूमेरिकल आएगा ना अगर इस चैप्टर से, तो इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको पावर, हीटिंग इफेक्ट और बहुत सारी चीज़ें आगे भी मैं बताऊंगा कि जूल्स लॉ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, और फिर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है, बिजली बिल में जो मीटर जो होता है, घरों में मीटर लगे होते हैं उसमें बिजली बिल किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो क्या एनर्जी, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत जगह इसी फॉर्मूला का यूज होता है हमेशा। और हमेशा याद रखिए कभी भी न्यूमेरिकल जो आएगा ना उसमें हमेशा तीन वेरिएबल है, अगर तीनों वेरिएबल है तो किसी दो की वैल्यू दी होगी हमेशा, और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये तो खैर मैथ्स में भी हम यही जानते हैं कि हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बाकी सबकी वैल्यू गिवन होती है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, रेजिस्टेंस इन सर्किट हम देख चुके हैं, पैरेलल में किस तरह से होता है और सीरीज में क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि किस तरह से जो रेजिस्टेंस है वो नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का ही पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन दोनों ही देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट इसके बाद देखेंगे। क्योंकि देखिए पेपर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सर्किट आते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब कभी पैरेलल का तो अलग अलग आएगा तो आपको समझ आ जाएगा पैरेलल में कैसे अप्लाई करना है और सीरीज में कैसे अप्लाई करना है। बट अगर सीरीज और पैरेलल दोनों साथ साथ आ जाए तो फिर क्या करेंगे, किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में किस तरह से हम दोनों का साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर वहाँ से करंट भी फाइंड आउट करना सीखेंगे और वोल्टेज भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। लॉकडाउन तो स्कूल का तो पता नहीं कब तक ओपन होंगे, तब तक आप लोग यही सब यहाँ से देख के अच्छे से कंटेंट सीख सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक होते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इनफैक्ट बच्चों को
पता नहीं क्यों ये थोड़ा टफ लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं 10th में या 9th में जो हम पहले से पढ़ते हुए आ चुके होते हैं, 6 से लेकर 9 तक वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, थोड़ी बहुत अपडेट। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये एकदम से नहीं आ जाती है। इसी वजह से जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा टफ लगता है। किसी के लिए बहुत आसान होता है, इंटरेस्ट भी आता है, जैसे घर में वायरिंग करना सीख जाओगे आप अगर इसे अच्छे से समझ जाओ तो एक स्विच बदल सकते हो, या फिर कुछ घरों की नॉर्मल वायरिंग अगर कहीं फॉल्ट आता है तो किस तरह से फॉल्ट उसको ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत तो हम जान ही सकते हैं कि वोल्टेज करंट में क्या डिफरेंस होता है, AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट भी कर दिया करो जो भी मतलब अच्छा लगता है। तो अगर कुछ डाउट होता है तो फिर नीचे कमेंट में पूछ भी लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग देखना चाहते हो। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी खत्म होते ही इसके बाद मैं आपको मैग्नेटिक वाला चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद लाइट वाला चैप्टर कराऊंगा। हाँ, पहले हम फिजिक्स कवर करेंगे, उसके बाद से हम केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, या फिर सोच रहा हूँ कि मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर होने के बाद हम चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में रह गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। केमिस्ट्री भी हमें साथ साथ स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।